स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़का सूखे रेगिस्तान में दिखाया जाता है जो वहां आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे प्यास लगी है तो मैं इसी तरह मरूंगा। तभी उसकी नजर सामने की ओर जाती है जिसे देखकर वो कहता है, नदी तो यहाँ पानी है। और वो तुरंत उसके पास चला जाता है और अपने हाथों से उठाकर पानी पीने लग जाता है। तब मुझे जीने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलता है और उसके दांत गिरने लग जाते हैं। ये देखकर वो कहता है, मेरे दांत क्यों? क्या मेरे हाथों से खून बह रहा है? सोचो तो, मैं कौन हूँ? मैं इस वीराने में क्यों भटक रहा हूँ, वो भी मौत का इंतजार करते हुए। और तभी वो जोर जोर से चीखने लग जाता है और आगे बोलता है, मांस और हड्डियां क्यों पिघलती है? क्यों? ये दर्द कर रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और तभी उसे कोई कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर वो कहता है, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ और मुझे माफ कर दो, प्लीज, प्लीज दया कीजिए। और तभी उसे कोई पुकारता है, मैग, क्या तुम सच में सो रहे थे जब तुम्हारी मिस्ट्रेस यहाँ थी? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर वो कहता है, जी हाँ मिस्ट्रेस लियाना। ये सुनकर वो उसे बोलती है, मुझे तुम्हें जगाना पड़ा इसलिए मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। ये सुनकर मैग उससे कहता है, मिस्ट्रेस। और तभी वो घुटनों के बल उसके पास आता है और उसके पैरों को चूमते हुए उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बचाइए। ये कहते हुए वो रो रहा होता है। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए उसे कहती है, वेल डन, ऐसे ही करते रहो माय लवली। और तब मैक अपने मन में कहता है, मैक भटका हुआ और मरने की कगार पर खड़ा एक बीस्ट था, एक जानवर। जब तक लियाना ने मुझे ढूंढ नहीं लिया, उसने उस जानवर को एक नाम और रहने की जगह दी, खाना और गर्माहट का तोहफा दिया। मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, लेकिन लियाना के साथ मैं आराम से रह सकता था। एक पालतू जानवर जिसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, मैं बहुत आराम से था। वो उस गर्माहट की तरह है जो दर्द के बाद मिलती है। मेरी खुशी इसी में है कि मैं अपना शरीर और मन लियाना को सौंप दूं, तो मेरा स्वर्ग और साथ ही नर्क सब इन्हीं हाथों में है, मेरी जन्नत। तब वो उसे कहता है, लियाना, लियाना। और फिर रोते हुए आगे सोचता है, तुम मुझे वैसे क्यों नहीं सला रही हो जैसे पहले करती थी? तुम बस मुझे क्यों देख रही हो? और मेरा जहन्नम। तभी वो जोर जोर से रोते हुए उसे कहता है, प्लीज मुझे डर लग रहा है मिस्ट्रेस लियाना। ये देखकर लियाना कहती है, हे। ये सुनकर वो उसकी ओर देखता है। लियाना उसे बोलती है, मैग, अब तुम कितने साल के हो? ये सुनकर मैग कहता है, लियाना का जानवर 2 साल का है। ये सुनकर लियाना कहती है, 2 साल, ठीक है, अब बेड पर जाओ और ये लो। तब वो उसके हाथ में वो पोशन देती है। ये देखकर मैं कंफ्यूज हो जाता है। तब लियाना जो उसे कहती है उसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। कुछ पी लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जल्दी चली जाऊंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है, क्या तुम बस चली जाओगी? और लियाना वो वहां से आगे बढ़ जाती है। ये देखकर वो सोचता है, क्यों, क्यों तुम्हें मुझ में बदलाव नहीं दिखता? क्या मैं एक खूबसूरत जानवर नहीं बन गया हूँ? तब वो रोते हुए उसे कहता है, लियाना, क्या ये पॉइजन है? फिर वो आगे सोचता है, तुम मुझे पहले की तरह गले क्यों नहीं लगाती? तब वो आगे उसे कहता है, मिस्ट्रेस लियाना, क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? ये सुनकर वो एक गहरी सी आह भरती है और उसे कहती है, नहीं, ये जख्म ठीक करने वाली दवाई है। ये बोलते ही वो वहां से आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद मैक अपने मन में कहता है, क्यों, क्यों, मैं तो अच्छे से रोया था, मैंने तो अच्छे से माफी भी मांगी थी, मैं घुटनों के बल भी चला था, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी क्या तुम मुझे छोड़ दोगी लियाना? तभी हमारा सीन जाता है लियाना की ओर, जो कैरेज में होती है। और उसकी कैरेज एक मेंशन के पास आकर रुकती है, जो कि उसका ही मेंशन होता है। तब वो कैरेज से नीचे उतरती है। एक मेड उसे कहती है, आप वापस आ गई मिस एलियाना। ये सुनकर वो उसकी ओर देखती है, फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे अपने रूम तक ले चलो। ये सुनकर वो कहती है, जी। उसके बाद वो अपने मेंशन के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहती है, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, मैं अभी सोना चाहती हूँ, इसलिए कमरे में मत आना। ये सुनकर वो मेड कहती है, जी माय लेडी, गुड नाइट मिस। और इलियाना वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर कमरे के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो फ्लोर पर ही बैठ जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी वो अपनी जगह से उठती है और एक चेयर पर बैठते हुए सोचती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तभी वो कुछ लिखते हुए सोचती है, मैंने तुम्हें दवाई दी थी, उन्होंने तुम्हें बुरे सपनों से बाहर निकाला। उसने कहा कि वो 2 साल का था,
मैग्नस 20 साल की उम्र में इलियाना का जानवर बन गया था। 20, 21। अब वो 22 साल का है और मैं 23 साल की हूँ। तो मैं ठीक है। इलियाना उल्टा स्टोर में मर जाती है आज से 5 साल बाद। हाल ही में मुझे इससे बचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं नॉवल की एक विलन बन गई हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने वो ईमेल पहले ही भेज दिया था, जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। ओह, ये परफेक्ट है, परफेक्ट। लेकिन तभी मेरी नजर एक नॉवल पे पड़ी। एक विलेनेस अपने पसंद के एक लड़के को अपने घर में पनाह देती है और उसने उसे अपना पालतू जानवर बना लिया, मना की गई दवाइयों के साथ। और अपने स्पेशल पावर से उसने उसका दिमाग डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि उसका शरीर सही सलामत छोड़ दिया। उसने पक्का किया कि उसे सिर्फ उसकी ही गर्माहट महसूस हो। इस वजह से सबको लगने लगा कि वो एक ऐसा जानवर बन गया है जो कभी भाग नहीं पाएगा, भले ही वो किसी जंजीर से बंधा हुआ ना हो। लेकिन वो जानवर अपनी बेड़ियां तोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर वो एक वुमन से मिलता है और उससे प्यार हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। आखिरकार वो बीस्ट इंसान बन जाता है और अपनी असली जगह लौट आता है। फिर वो एम्प्रेस बन जाता है और अपनी जान बचाने वाली उस लड़की को अपनी एम्प्रेस बना लेता है। इसके बाद उसे वो विलनेस मिल जाती है जिसने उसे जहन्नम की गहराइयों में धकेल दिया था, और वो उसे मौत से भी बदतर खाई में धकेल देता है। कहानी कुछ ऐसी है। मैं उस नॉवेल में पूरी तरह खो गई। असल में ये मेरे लिए असल जिंदगी से दूर भागने का एक जरिया था। क्यों? लेकिन हमेशा की तरह मैं बदकिस्मत थी, इतना कि तब वो अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करती है। हेलो, मुझे आपका नॉवल पढ़कर बहुत मजा आया। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, मुझे सच में बहुत मजा आया। और वो आगे सोचती है, इसने मुझे खुश और एक्साइटेड किया। ये भी। तब वो आगे टाइप करती है, लेकिन मेरे पास। फिर वो आगे सोचती है, इसने मुझे बहुत परेशान किया। और वो टाइप करते हुए आगे लिखती है, ऐसा क्यों नहीं लगता है कि स्टोरी का अंत सुखद था? क्या विलन वुमेन सच में उस जानवर से प्यार करती थी? और उसका क्या? उसने उस तरह से बदला क्यों लिया? क्या ये प्यार और नफरत का रिश्ता था? आखिरकार उसका रिश्ता असल में कैसा था? बाद में उस बुरी औरत का क्या हुआ? मैं जानना चाहती हूँ कि वो अंदर से कैसा महसूस करती थी। तब हमारी हीरोइन आगे बताती है, एक खुला अंत, बहुत सारे अनसुलझे सवाल। मैंने ऑथर को कई बार लिखा, मुझे वो ईमेल कभी नहीं भेजना चाहिए था। फिर मुझे एक रिप्लाई मिला और हमारी फीमेल लीड वो उसे खुशी खुशी देखने लग जाती है। ऑथर उसमें उसे लिखता है, डियर रीडर, आपने जो लिखा है वो सही है, लेकिन मुझे भी नहीं पता। उस ईमेल को पढ़कर वो सोचती है, क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता है? तब प्रेजेंट में देखते हैं, जिसमें एलियाना डिनर टेबल पे होती है। वो सोचती है, क्या तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था? ये तुम्हारा ही नॉवेल है। फिर वो आगे याद करती है। रीडर उसे रिप्लाई करता है, और इसीलिए अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो शायद आप मुझे कोई दूसरी स्टोरी सुनाना चाहेंगे। ये सुनकर वो रिप्लाई करती है, फैंटास्टिक, मुझे बहुत खुशी होगी, थैंक यू। तब वो आगे कहती है, फिर मुझे नींद आ गई और जब मैं जागी तो ऐसे ही मैं इलियाना ग्लेन बन गई, जो नॉवेल की विलेनस है। लेकिन मुझे लगता है मेरी एक्टिंग बुरी नहीं थी, और जिस तरह से मैंने चीजों को संभाला। तभी वो अपनी चम्मच रखते हुए कहती है, इसे साफ करो। ये सुनकर वो मेट कहती है, जी माई लेडी। इलियाना आगे सोचती है, सोने के बाद भी अब मुझे समझ आ रहा है कि ये कोई अजीब सा सपना नहीं है। मैं पूरी तरह से इस कहानी का हिस्सा बन गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? सोचकर देखे तो ये एक अजीब कहानी है। तभी वो मेड उससे कहती है, क्या आपको खाना पसंद आया लेडी इलियाना? ये सुनकर वो उसे कहती है, हाँ। फिर वो आगे सोचती है, प्रॉब्लम मेरी पसंद या कहानी के आगे बढ़ने के तरीके की नहीं है। और वो मेड आगे उससे कह रही होती है, आज मार्टिनस डेज़ी की टी पार्टी है। ये सुनकर वो चौंकर सोचती है, क्या अजीब बात है कि कहानी में सब कुछ ये सब एक ऑब्जर्वर के नजरिए से सामने आता है। मेड आगे कहती है, मुझे लगता है कि अगर हम अभी तैयार होना शुरू करें तो भी हमारे पास बहुत कम समय होगा। ये सुनकर इलियाना सोचती है, आखिरकार ये मार्टिनस डेज़ी कौन है? ऐसा लगता है जैसे इनमें से कोई भी बात नहीं है। जिन बातों को लेकर मैं क्यूरियस थी उन्हें ठीक से समझा दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी नॉवेल के किसी कैरेक्टर के नजरिए से कहानी देखते हैं तो आपको उस दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है? लेकिन बात यह है कि कहानी की सेटिंग के बारे में भी बहुत सी बातें साफ नहीं है। तब वो उसकी मेट से कहती है, इसे कैंसिल कर दो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहती है, एक्सक्यूज मी। फिर इलियाना कहती है, और हाँ, आने वाले हफ्ते का मेरा सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो। ये कहते ही वो अपने मन में सोचती है, मैं किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ,
और मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। इलियाना की बात सुनने के बाद वो मेड झुकते हुए उसे कहती है, हाँ माई लेडी। फिर इलियाना आगे सोचती है, ओह अब मैं क्या करूँ? अपनी मनमर्जी करने के लिए माफ करना। अरे ये कितना अजीब है। फिर भी मेरे लिए कुछ और भी नया है। तब वो उसे कहती है, मैं नहाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेड्स कहती है, जी माई लेडी, मैं अभी तैयार करती हूँ। फिर वो लोग बात तैयार कर लेते हैं और फिर वो नहाने के लिए आ जाती है और वो सारी मेड्स उसकी मदद करने लग जाती है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, मुझे इस तरह की सेवा की आदत नहीं है, लेकिन कितना अजीब बात है, बाथरूम में कोई आईना नहीं है। तभी एक मेड उसे कहती है, माई लेडी, आपका बाथ वाटर तैयार हो चुका है, नहाने के बाद प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर वो लोग वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद इलियाना सोचती है, जब आप नहाते हो तो क्या मेड्स आमतौर पर शुरू से आखिर तक आपकी मदद नहीं करती? मुझे सच में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद नहीं। खैर मैं कोई प्रिंसेस तो हूँ नहीं, मैं बस एक मार्किस की बेटी हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह ज्यादा आराम रहता है। तभी वो खुद की बॉडी देखते हुए अपने मन में सोचती, फॉर एग्जाम्पल इलियाना, लेकिन उसके पैरों पर काफी सारे घावों के निशान होते हैं। ये देखकर वो कहती है, ये क्या है? मैं सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। सब कुछ अजनबी सा लगता है। उसके बाद मेड्स को देखता है जो उसे कहती है, माई लेडी प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। और वो सारी उसे तैयार कर रही होती है। कोई उसका बाल बना रही होती है, कोई उसे मेकअप कर रही होती है और कोई उसके लिए कपड़े ला रही होती है। वो मेड उसे मेकअप करते हुए कहती है, मैं ये लोशन आपके चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। उन्हें देखकर इलियाना अपने मन में सोचती है, ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल। हाँ, क्या मैं अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ? इतनी सारी मेड्स का मेरी सेवा में लगे रहना बस। तभी मेड उसे कहती है, माई लेडी मुझे आपके बालों को टाई करने के लिए अलाउ कीजिए। ये सुनकर वो अपना फेस टर्न करते हुए कहती है, ठीक है। तब वो अपने मन में सोचती है, अरे उसकी उम्र मेरी दादी जितनी है। उसके बाद वो उनसे कहती है, तुम अब जा सकती हो। ओ, और मेरे लिए थोड़ी टी ले आना। ये सुनकर वो कहती है, जी। उसके बाद वो एक किताब निकालते हुए सोचती है, ये पक्का कोई ऐसी भाषा है जिसे मैं नहीं जानती, तो फिर मैं इसे पढ़ और लिख कैसे पा रही हूँ? तभी कोई नॉक करता है और वहां से वो मेड आते हुए कहती है, मैं आपके लिए टी लाई हूँ माई लेडी। ये देखकर वो कहती है, ओह ठीक है। फिर वो मेड उसके सामने कप रखती है और उसके अंदर टी डालती है। तभी इलियाना उसे कहती है, हे। ये सुनकर वो बोलती है, जी। इलियाना उसके पास आकर उसके कान में कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो दवाइयों का जानकार हो और अपना मुंह बंद रख सके। ये काम चुपके से करना और उसे मेरे पास ले आना। ये सुनकर वो मेड कहती है, हाँ माई लेडी। फिर इलियाना वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और सोचती है, मुझे सबसे पहले मैग्नेस की ड्रग की लत का इलाज करना होगा। मैंने इलियाना के शरीर में प्रवेश किया है, इसका मतलब है कि मुझे स्टोरी का एंड बदलना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इसी शरीर में फंसी रह जाऊंगी, जिसका मतलब है कि मेरा एकमात्र एंड होगा उसके सभी पापों का प्रायश्चित करना। मैग्नस के इम्पेरियल पैलेस सुरक्षित लौटने के बाद उसके बाद फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि मैं बस घर पर ही रहूं। लेकिन कौन कहता है कि घर पर रहने से मेरी सेफ्टी की गारंटी है? चाहे उसे पता चले या ना चले कि असल में मैं इलियाना नहीं हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं सेफ रहूंगी। उसने कैसे जिंदगी जी थी? घरेलू हिंसा, खुद को नुकसान पहुंचाना, और इसकी वजह क्या थी? इलियाना एक विलेनस क्यों बनी? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ये सोचते हुए वो निराश होकर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तभी वह एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है, वजह चाहे जो भी हो, अभी सबसे जरूरी बात यही है कि तभी हमारा सीन चेंज होता है। उस घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर इलियाना मैग्नेस यानी मैग से मिलने आती है। मैग अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे कहता है, डीडी लियाना वेलकम। उसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ओह गॉश। तब वो उसे कहती है, खड़े हो जाओ मैग। तभी वो अपने मन में सोचती है, ये मैग्नेस है। और मैग वो अपनी जगह से खड़े होता है और उसे कहता है, मैं खड़ा हो गया लेडी लियाना। उसे देखकर लियाना सोचती है, वैसे मैं बता दूं इसका नाम इलियाना है, लेकिन मैग उसे लियाना कहता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होना। लियाना अपने मन में कहती है, इलियाना मैग्नेस को मैग कहकर बुलाती थी और मैग्नेस उसे लेडी लियाना कहता है। अभी वह खुद को लियाना का जानवर मैग मानता है। उसे वे नाम की ड्रग की लत लग गई और वो उसके काबू में हो गया। इलियाना की स्पेशल पावर ड्रीम मैनिपुलेशन यानी सपने को कंट्रोल करने की पावर्स उसे उसे काफी तकलीफ दी गई थी। तभी वो मैग के हाथों को पकड़ती है
और उसे बेड क्यों ले जाते हुए सोचती है, मैं इलियाना नहीं हूँ, इसलिए मैं सपने को कंट्रोल करने वाली पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अब बस मैग्नेस की ड्रग की लत ही बाकी रह जाती है। तब वो अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती है, मैग, अब से जब भी मैं यहाँ आऊँ तुम्हें घुटने टिकाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में कहती है, इलियाना की बॉडी पर कब्जा करने के तुरंत बाद मैंने एग्नेस को एंटीडोट दे दिया था क्योंकि मैं उलझन में थी और मुझे उस पर तरस आ रहा था। तभी मैक को देखता है जो उसकी बातें सुनने के बाद चौंक जाता है और तभी वो अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लेडी लियाना। उसे देखकर वो सोचती है उसे 2 साल से इसकी लत लगी हुई है, तो एंटीडोट का एक घूंट उसे ठीक नहीं कर पाएगा। और मैग वो तो अपना सर झुकाए हुए होता है। उसे देखकर इलियाना कहती है, मैग। तभी वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे कहता है, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मैं पक्का करूंगा कि वो दोबारा ना हो, इसलिए प्लीज मुझे निकालिए मत। प्लीज लेडी लियाना, ये सब मेरी गलती है, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे हटाइए मत। उतने में लियाना कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैग। ये बोलते हुए मुझे सर पर हाथ रखती है और आगे कहती है, मैंने बस तुम्हें एक नया ऑर्डर दिया है। ये सुनकर वो कहता है, एक ऑर्डर? तब लियाना कहती है, बस इतना ही, मैंने तुम्हारी हेल्थ की जांच करने के लिए किसी को लाया है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी और बिस्तर पर सीधे बैठे रहो। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। तब लियाना एक गहरी सांस लेती है और किसी को अंदर बुलाती है। तब बाहर से एक आदमी अंदर आता है जिसका नाम था कार्ल, जो काफी डरावना दिख रहा था। उसे सुनकर मैक अपने मन में सोचता है, कार्ल। तभी वो मैक के पास आता है और उसे चेक करने लगता है, जिस वजह से वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो मैक की पूरी अच्छी तरह से जांच करता है। पीछे इलियाना अपने मन में सोचती है, इट्स ओके, जब तक उसकी आंखें बंद है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैग्नेस की पहचान जाहिर हो सके। ये सिर्फ इम्पीरियल फैमिली के पास ही होता है। गोल्डन आंखें, होशियार और ऊंचे खानदान के होने के नाते ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बारे में पता ना हो। उसे पता था कि मैग्नेस इम्पीरियल फैमिली का है। फिर भी तभी कार्ड उसे कहता है, मेरा हो गया। ये सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे कहती है, कार्ड बाहर जाकर मेरा वेट करो। ये सुनकर वो कहता है, हाँ। फिर लियाना मैक से कहती है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो मैक। ये सुनकर वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसे देखकर कहता है, ओ लेडी लियाना। तभी वो उसे बोलती है, अब मैं चलती हूँ। ये सुनते ही वो उसे कहता है, तुम जा रही हो बस ऐसे ही? उसे ऐसा देखकर लियाना सोचती है, मुझे मत कहना कि वो। तभी मैक रोते हुए उसे कहता है, लेडी लियाना। और फिर वो दोबारा से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने आपके ऑर्डर के अनुसार अपनी आंखें बंद रखी। जब मैं तुम्हारा स्पर्श महसूस करना चाहता था तब भी मैं चुप रहा। उसे से देखकर लियाना सोचती है, फिर से जैसा कि उम्मीद थी। और मैं वो रोते हुए उसे कहता है, क्या इसलिए कि मैंने कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं किया? तभी लियाना उसका मुंह ही बंद कर देती है और उसे बोलती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया मैक। फिर वो सोचती है, ये सब मेरी गलती है। नहीं, ये लियाना ग्लेन की गलती है। तब मैक से कहती है, इसलिए आज तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। ये सुनकर वो निराश होकर कहता है, ठीक है। और इस वक्त तो वो बिल्कुल एक पपी जैसा लग रहा था। उसे देखकर इलियाना के रिएक्शन तो कुछ ऐसे थे। तभी वो उसके बालों को सहराती है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है। उसके बाद इलियाना पीछे होती है और वहां से जाते हुए कहती है, फिर मिलेंगे मैग। ये सुनकर वो उसे बोलता है, ठीक है। और इलियाना वहां से बाहर आ जाती है। फिर वो कार्ल से कहती है, वो कैसा है? ये सुनकर वो उसे बोलता है, उसे राय की लत है। ये सुनते ही वो सोचती है, तो मुझे सही आदमी मिल गया। और फिर वो उसे कहती है, मुझे और बताओ। तब कार्ल कहता है, राय एक बहुत तेज असर वाली ड्रग है जिसका इस्तेमाल शुरू में गुलामों को काबू में रखने के लिए किया जाता था। अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो इंसान लगभग मंदबुद्धि हो जाता है, लेकिन उसकी हालत ठीक ठाक है, जबकि उसे 3 साल से इसकी लत है। लक्षक जिस आदमी ने उसे काबू में किया था उसने इसकी डोज को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था और विषरण भी। अगर हम उसे लगातार एंटीडोट देते रहे और धीरे धीरे डोज कम करते जाए तो लगभग 6 महीने में उसका शरीर इसे पूरी तरह से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से विषण जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बार जब शरीर से दवा के बचे कुछ अंश बाहर निकल जाते हैं तो मरीज के लिए बस खुद से ही लड़ना बाकी रह जाता है। ये सुनकर इलियाना अपने मन में सोचती है, मैग्नेस को खुद से लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार वो खुद भागने में काफी ताकतवर है। अब बस ये बाकी है।
तभी वो मुड़कर जाते हुए उसे कहती है, क्या तुम मेरे लिए 6 महीने का एंटीडोट ला सकते हो? मैं दवा बनाने के सामान के पैसे दे दूंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर वो अपने कैरेट में चढ़ते हुए उसे कहती है, बहुत बढ़िया, मुझे यकीन है कि तुमने पहले ही सुन लिया होगा, लेकिन अगर तुम उसे पूरी तरह ठीक कर देते हो तो तुम्हें 50 सोने की ईंटें मिलेगी। हालांकि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मुझे इसके बारे में जरा भी कोई बात पता चली तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसे सुनकर वो कहता है, मरते दम तक मैं इसे याद रखूंगा। फिर इलियाना बोलती है, मेरा सर्वेंट तुम्हें तुम्हारा तय किया हुआ डिपॉजिट दे देगा, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद उसकी कैरेट आगे बढ़ जाती है। फिर उसके अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी मास्क को उतारते हुए सोचती है, ये मुश्किल है, शुक्र है कि मेरे शरीर को इलियाना की आदतें याद है। इसे मेरी आवाज और बोलने का अंदाज अजीब नहीं लगा, लेकिन भले ही उसकी आवाज मुझ में स्वाभाविक रूप से आ गई हो, मैं असल में ऐसी बात नहीं करती। हैबिट्स। असल में मैं बस उसके सर पर हाथ फेरने वाली थी, लेकिन अनजाने में मेरा हाथ उसके गाल पर चला गया और मैंने उसे गाल पर हाथ फेर दिया। मेरा उसे ब्रेन वॉश करवाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही अब से उसे कोई नशीली दवा देने का है। ब्रेन वॉशिंग और लत से उसे ठीक करने के बाद मुझे उसे 2 साल में इम्पेरियल पैलेस के सामने वापस ले जाना है। और फिर मैं तभी गाड़ी चलाने वाला आदमी उसे कहता है, क्या मुझे मेंशन चलना चाहिए माई लेडी? ये सुनकर अंदर से लियाना कहती है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझ पर शक ना हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहता है, माई लेडी। तभी लियाना उसे कहती है, नहीं, मुझे टेम्पल ले चलो। तभी वो अपने मन में सोचती है, मुझे एक टीवी शो याद आया। हाँ, अगर तुम्हारा बॉस बदतमीज हो तो पूरी दुनिया ही चिड़चिड़ी लगने लगती है। उस शो को याद करते हुए इलियाना सोचती है, मुझे इसके स्मार्ट डायलॉग की वजह से इसे देखना बहुत पसंद था। क्या मुझे ये दुनिया छोड़कर किसी टेम्पल में रहने चले जाना चाहिए? तब इसके सामने वाली लड़की कहती है, अरे मैं जानती हूँ ये वही लोग हैं जो सड़कों पर आपको अपने पैंट में शामिल होने की कोशिश कराते हैं। क्या तुम रग्निवा में यकीन करती हो? यही सब याद करते हुए इलियाना वहां पर आ जाती है। रग्निवा टेम्पल। एक प्रीस्ट उसे देखता है और तुरंत वहां आते हुए कहता है, प्लीज यहाँ से हट जाइए। और तब वो इलियाना के पास आ जाता है और कहता है, इतने ऊंचे घराने की लेडी हमारे टेम्पल में कैसे? फिर इलियाना बोलती है, मैं गॉड के घर प्रे करने आई हूँ। क्या मैंने यहाँ मौजूद भक्तों को परेशान किया? ये सुनकर वो तुरंत कहता है, ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपको अंदर ले जाने की अनुमति दीजिए। और वो उसे लेकर अंदर जाने लगता है। इलियाना को देखकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बड़बड़ाते हुए कहते हैं, क्या वो इलियाना ग्लेन है? एक नोबल लेडी? ग्लेन, वही जानी मानी बेटी। एक नोबल लेडी यहाँ क्या कर रही है? उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो क्या मांगने आई है? मुझे पता है, मुझे लगता था कि हम जैसे आम लोग ही टेम्पल आते हैं। मार्क्वेस की बेटी का दिल बहुत अच्छा माना जाता है, शायद इसीलिए। उन्हें सुनकर इलियाना सोचती है, ये अच्छी बात है कि इलियाना की इमेज अच्छी है, भले ही उसकी पर्सनैलिटी बहुत बुरी है। मैग्नस के सामने उसने अपनी लालच और इच्छाएं नहीं छुपाई, लेकिन लोगों के सामने वो एक अच्छी पर्सनैलिटी वाली इंसान के तौर पर जानी जाती थी। वो पर्दे के पीछे रहकर अपनी बातों से लोगों को अपने हिसाब से चलाती थी। दूसरों के दर्द की परवाह किए बिना उसने चालाकी से एक अच्छी इमेज बना ली। वो एक आम सोशल पैथ थी। हाँ, मुझे पछतावे की जरूरत है। मैं सही बिलीवर बनूंगी, शायद नन नहीं, लेकिन एक अच्छी बिलीवर जरूर बनूंगी। आखिरकार कोई भी ऐसा बन सकता है। और वो प्रीस्ट उसे लेकर अंदर आ जाता है। अंदर आके इलियाना सामने की ओर देखते हुए अपने मन में सोचती है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें और ये बात फैले कि ग्लेन परिवार की इकलौती बेटी ने खुद को टेम्पल के लिए समर्पित कर दिया है। तभी वो प्रीस्ट उसे कहता है, क्या आप पहली बार टेम्पल आई है? ये सुनकर वो कहती है, हाँ। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हाँ फादर, मैं हाल ही में गॉड से मिली हूँ। जिस रात मुझे तेज बुखार था, उस रात पावरफुल रैग्निवा मेरे सपने में प्रकट हुए। जागने के बाद मैंने पाया कि मेरा बुखार उतर गया था और मैं जादू की तरह ठीक हो गई थी। उसके बाद सुनकर प्रीस्ट कहता है, गॉड ने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने का फैसला किया। ये सुनकर वो कहती है, हाँ, उनकी कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं उनकी कृपा को बहुत से लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। तभी वो अपने मन में सोचती है, ऑफ कोर्स ये सब झूठ है। मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं गॉड से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी हाल में इस टेम्पल का मेंबर बनना ही होगा। लेकिन बाहर से वो उसके सामने मुस्कुरा रही होती है, पर अंदर से वो रोते हुए चीख रही थी। तब वो आगे सोचती है, रेगनिवा टेम्पल एम्पायर में एकमात्र स्वतंत्र संस्था है, यहाँ तक कि एम्परर भी इसे छू नहीं सकते हैं।
इतना इम्पोर्टेंट टेम्पल, इससे मुझे सबसे बुरी हालत के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। तब वो लोग प्रेयर रूम के पास आ जाते हैं। प्रीस्ट उसे बोलता है ये प्रेयर रूम है जिसमें प्रार्थना की जाती है। कमरे के बीच में रखा ये डिब्बा दान के लिए है। दान देना जरूरी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो दान दे सकती हैं। जो लोग एक निश्चित राशि दान करते हैं उन्हें हम टेम्पल का आईडी कार्ड देते हैं। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है, टेम्पल का आईडी कार्ड, मुझे ठीक इसी की तो जरूरत है। तब वो उसे कहती है अभी मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन अगली बार मैं जरूर और पैसे लगाऊंगी। और उसने तो एक सोने की दान की थी, जिसे देखकर वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें चमक जाती है। इलियाना आगे उसे बोल रही होती है अब से मैं यहाँ अक्सर प्रार्थना करूंगी। हालांकि बड़े और बराबर दिए जाने वाले दान भी मेरे जान की कीमत के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन तभी प्रीस्ट वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथे जोड़कर वो दाते हुए प्रे करने लग जाता है। ये देखकर तो वो चौंक जाती है। वो उसे कहती है फादर, लेकिन वो तो अपनी प्रार्थना में लगा था। तभी वो उसकी आवाज सुनकर होश में आता है। फिर उसे कहता है ओ प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं रेगनेवा का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने आपको हमारे टेम्पल तक पहुंचाया। टेम्पल का कार्ड बनाने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। तब तक के लिए ये रहा एक टेम्पररी कार्ड। इस टेम्पररी पास से आप टेम्पल की सभी सुविधा का इस्तेमाल कर सकती है। और वो तो काफी खुश लग रहा था। उसे देखकर वो सोचती है वाओ, वो बहुत खुश है। तब इलियाना उसे कहती है मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है क्या आप ये दान सीधे बॉक्स में डालना चाहेगी? प्लीज अपनी आंखें बंद करें और ऐसा करते समय प्रार्थना करिए। ये सुनकर वो वैसा ही करती है और अपने हाथों को जोड़कर वो अपने मन ही मन कहती है इतनी शानदार मुद्रा अब मेरे लिए नॉर्मल हो गई थी। अब मुझे अपनी आदतें अजीब लगने लगी थी। अब मुझे इस शरीर की आदत हो गई है। प्लीज सब कुछ वैसे ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। मैं पक्का घर वापस जाना चाहती हूँ। उसके बाद इलियाना को देखते हैं जिसे कोई कहता है लेडी इलियाना। ये सुनते ही वह हैरान हो जाती है। तभी कैरेजमैन उसे कहता है क्या कुछ हुआ है माय लेडी? ये सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए सोचती है ये कैसी चिल है जो मुझ पर छा रही है। तभी कैरेजमैन उसे कहता है मैं आपको मेंशन वापस ले चलूंगा। ये सुनकर वो कहती है थैंक यू, उम्मीद है तुम्हें याद होगा कि मैंने पहले क्या कहा था। ये सुनकर वो कहता है हाँ, मैं आपकी इच्छा के अनुसार उसे तैयार करवा दूंगा, लेकिन आप उन सभी किताबों का इस्तेमाल कहाँ करने वाली है? मैं उन्हें कॉटेज ले जाऊंगा। फिर कैरेज के अंदर देखते हैं इलियाना बाहर की ओर देखते हुए अपने मन में सोचती है ये मैग्नस के भागने में मदद करने के लिए है। दूसरी तरफ हमें कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मैग वो रो रहा होता है। वो रोते हुए कहता है क्यों तुम मुझे इस अंधेरे में अकेला क्यों छोड़ देती हो? लेडी लियाना, मुझे डर लग रहा है, यहाँ अकेला रहना डरावना है। लेडी लियाना, मैंने क्या गलत किया है? दूसरी तरफ हम एक मेड को देखते हैं जो कुछ देखकर कहती है ये तो अजीब है, वो चली गई थी लेकिन अब वो वापस आ गई है। तभी एक दूसरी मेड आकर उसे कहती है तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर वो कहती है यहाँ की किताबों में कुछ अजीब बात है। कुछ किताबें गायब हो जाती है, फिर एक दिन वो अपनी असली जगह पर वापस मिल जाती है। 1 हफ्ता हो गया है। ये सुनकर वो मेड बोलती है ओ शायद लेडी इलियाना उन्हें अपने साथ ले जा रही है। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है लेकिन एक बार में 10। ये सुनकर वो मेड बोलती है ओ लगता है उनका नहाना हो गया है, बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। फिर वो लोग इलियाना के कमरे की ओर आ जाते हैं। वो मेड जब सामने की ओर देखती है तो वहां पर इलियाना बैठी होती है जिसके इर्द गिर्द मेड्स होती है जो उसे तैयार कर रही थी। और तब इलियाना को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है 1 हफ्ता हो चुका है पिछली बार जब मैं कॉटेज गई थी और मैग्नस को कुछ किताबें दी थी, तो वो 1 हफ्ते पहले की बात है। मैग्नस समझदार है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगा कि उसकी सिचुएशन कितनी बेतुकी है। नॉवेल में मैग्नस ने इलियाना की दी हुई किताबों से बाहरी दुनिया के बारे में जाना और वो किताबें मैग्नस के भागने का जरिया बनी। वो उन्हें नॉवेल से भी ज्यादा तेजी से पढ़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसके भागने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे चोटों के लिए भी कोई उपाय ढूंढना होगा। सबसे पहले मैं कहूंगी। इतने में बाहर से वो मेड आती है और उसे कहती है लेडी एरियाना, अभी अभी मार्क्वेस और मार्चनेस मैनर का इंस्पेक्शन करके लौटे हैं। ये सुनते ही वो एकदम हैरान हो जाती है। तब जो मेरे से तैयार कर रही होती है वो उसे बोलती है सेफ्टी के लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपना ब्रेसलेट और नेकलेस उतार दें। ये सुनकर लियाना कहती है ठीक है। तब वो अपने मन में सोचती है क्या ये सोचना गलत है?
कि वो मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे हैं। नॉवेल में कभी इस बात का जिक्र नहीं था कि इलियाना ग्लेन मार्क्वेस और मार्टिनेज के साथ कैसा बर्ताव करती थी। तभी वो मेड से बोलती है, क्या वो अभी मुझसे मिलना चाहते हैं? ये सुनकर मेड कहती है, नहीं, उन्होंने कहा है कि आप आज शाम उनके साथ डिनर करें। ये सुनकर इलियाना बोलती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ओह, और मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इसीलिए तैयारी करो। ये सुनकर मेड कहती है, जी माय लेडी, हम आपकी कैरेज तैयार करवा देते हैं। उसके बाद इलियाना सीढ़ी से नीचे उतरते हुए सोचती है, ठीक है, पहले मैं वो काम कर लूँ जो मैं कर सकती हूँ। मुझे मैग्नेस की कंडीशन को चेक करना होगा। मैं देखूंगी कि मिशन प्रक्रिया कितना आगे बढ़ी है और कोई जगह ढूंढूंगी, जैसे कोई कन्वेंट, क्योंकि मैंने उसे एक हफ्ते से नहीं देखा है। शायद वो अक्सर घर नहीं आते। लेकिन उतने में मार्क्वेस यानी उसके फादर वो नीचे उतरते हुए उसे कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनते ही वो वहीं चौंक कर फ्रीज हो जाती है और तब वो टर्न होती है और थोड़ा घबराते हुए उसे कहती है, ओ, मुझे बताया गया था कि आप वापस आ गए हैं फादर। ओ, वैसे मार्क्वेस थोड़े हैंडसम नहीं लग रहे हैं। इलियाना उसे कहती है, मैं टेम्पल जाने ही वाली थी। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहता है, तुम टेम्पल? ये तो बिल्कुल भी तुम जैसी बात नहीं लग रही है। और इलियाना वो तो अपना सर झुकाई हुई होती है। तभी मार्क्वेस आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें डिनर के बारे में बता दिया गया होगा। देर ना हो इसका ध्यान रखना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे देर से आना कितना नापसंद है। ये बोलते ही वो आगे बढ़ जाता है। ये सुनकर इलियाना कहती है, ऑफ कोर्स मैं याद रखूंगी। उसके बाद उसके फादर अपने गैरेज में वहां से निकल जाते हैं और अंदर इलियाना वो काफी खामोशी से वहीं खड़ी थी। तभी एक मेड आकर उसे कहती है, आपकी गैरेज तैयार हो चुकी है माय लेडी। ये सुनते ही इलियाना बोलती है, मैं अभी निकल रही हूँ। उसके बाद वो महल से बाहर आ जाती है और अपने कैरेज में बैठ जाती है। कैरेज मैन उसे बोलता है, जैसा आपने कहा था हम कॉटेज की ओर चले गए माय लेडी। ये सुनकर वो हमें सिरे लाती है। तब वो कैरेज का पर्दा ढाक देती है। फिर उसको देखते हैं जो अपने मन में सोचती है, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और मेरी पूरी बॉडी लगातार कांप रही है। मेरे पेट में जकड़न हो रही है और मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ये साफ है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा डर पर प्रतिक्रिया देती है। नहीं, मैं नहीं, इलियाना ग्लेन, तुम्हारे इस बॉडी के साथ असल में क्या हुआ था? मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना है, जितना जल्दी हो सके। इस तरह मुझे उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होना पड़ेगा जो मैंने किए ही नहीं है, या फिर मैं इस बॉडी में बची फीलिंग से प्रभावित हो जाऊंगी। अगली बार जब मैं कार्ल से मिलूंगी तो उसे जल्दी करने के लिए कहूंगी। मैं मैग्नेस को भी बताती रहूंगी कि वो आजाद इंसान है। फिर धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा उसे होना चाहिए। यहाँ पहुंचते समय मैं भी यही सोच रही थी। तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों हूँ? रुको, मैं बस उसकी मौजूदा हालत देखना चाहती थी। क्या? जिसकी वजह से मैग्नेस अचानक से ऐसा बर्ताव करने लगा। तभी हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कार्ल उसे कहता है, वो पिछले वीक से बेहतर है। अगर हम आधे साल तक लगातार एंटीडोट दें और राय की रोजाना डोज कम कर दें तो लत कुछ हद तक कम हो जाएगी। ये सुनकर एरियाना कहती है, कैसे आधे साल से कम समय में नहीं किया जा सकता? ये सुनकर वो कहता है, नहीं, प्रतिदिन एंटीडोट बनाने की एक सीमा होती है। ये सुनकर इलियाना अपने मन में कहती है, वो झूठ बोल रहा है। जब तक आप प्रतिदिन सिर्फ एक खुराक नहीं बना रहे हैं तो लिमिट की बात करना बहुत बेमानी है। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि वो चिंतित हो सकता है कि अगर उसका मूल्य बहुत तेजी से घटता है तो शायद मैं उसे मार ही डालूं। तभी कार्ल उसे कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। उतने में इलियाना बोलती है, इस बात का प्लान बनाना कि तुम यहाँ से जिंदा कैसे निकलोगे। हम दोनों के लिए ये अच्छा रहेगा जब तक तुम कोई बेवकूफी वाली हरकत नहीं करते। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कार्ल। ये सुनकर वो उसे कहता है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा माय लेडी। और फिर इलियाना कमरे का दरवाजा खोलते हुए सोचती है, मैं चाहे कितने बार भी इस बारे में सोचूं, मुझे यकीन ही नहीं होता। राय के असर से पूरी तरह उभरने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन इसकी लत लगने के बावजूद। तभी वो अंदर आते हुए उसे कहती है, कैसे हो मैक? उसे देखकर वो कहता है, हाँ लेडी लियाना। फिर इलियाना अपने मन में कहती है, मैग्ने सिर्फ 3 महीने बाद ही भाग गया था जब इलियाना ने उसे वो किताबें तोहफे में दी थी। और तब मैग उसे कहता है, मैं ठीक हूँ। इलियाना आगे सोचती है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि पूरे नॉवेल में उसे जीनियस कहा गया है। और तभी मैग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके पैरों को चूमते हुए उसे कहता है, लेकिन मुझे चिंता थी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आई माय लेडी। और तभी इलियाना उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचती है, उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार हो गई है, लेकिन वह अब भी धुंधली है।
तब वो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया मैग। और आगे सोचती है, उसके आसपास अभी भी राय की हल्की मीठी खुशबू महसूस हो रही है। अगर विषम प्रक्रिया में 6 महीने लगते हैं तो ब्रेन वॉश का असर खत्म होने में कितना समय लगेगा। और तभी मैग उसे बोलता है, क्या आज तुम मेरे साथ रहोगी? ये सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और मैग आगे कहता है, तुमने पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं किया है। तुमने मुझे गले भी नहीं लगाया और ना ही किस किया। और आजकल तुम मुझसे ज्यादा मिलने भी नहीं आती, ऐसा क्यों है? तभी इलियाना उसे कहती है, तुम अब सवाल पूछ सकते हो। ये सुनते ही वो घबरा कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी इलियाना कहती है, मैग मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने अच्छा किया है मैग। ये बोलते हुए वो तो काफी प्यार से मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा दिखते ही उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो ब्रश करते हुए कहता है, ओह मेरी लियाना। तभी लियाना उसके सर को सहलाती है। फिर वो आगे अपने मन में सोचती है, ये उस समय से बेहतर है जब वो हर समय हाँ के अलावा कुछ नहीं कह पाता था। वो धीरे धीरे आजाद हो रहा है। तब वो उसे कहती है, मैं क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? ये सुनकर वो थोड़ा फ्रिंच होता है और हेजिटेट करते हुए अपना चेहरा मोड़ लेता है। ये देखकर वो कहती है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी राय पूछ रही हूँ, इस बारे में सोचो और मुझे जवाब दो। ये सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो हकलाते हुए कहता है, मैं लेडी लियाना मैं। उसे ऐसा देखकर वो अपने मन में सोचती है, शायद ये उसके लिए बहुत जल्दी हो रहा है। और दूसरी तरफ मैग वो अपने हाथ मल रहा होता है और अपने माइंड में उसकी मुस्कान को याद कर रहा था, जिसकी वजह से उसका दिन काफी जोर से धड़क रहा था। वो उसे बोलता है, तुम लेडी लियाना, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो पूरी तरह से खामोश हो जाती है और चौंकते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि वो जवाब देगा। मैग तुम। तभी मैग को पुरानी वाली इलियाना की वॉइस आती है, बस एक बेफिक्र जानवर होना चाहिए तो मुझे किस करे जब मैं तुम्हारे सामने बोलती हूँ, मेरे पैर चुमो और बुदबुदा के विनती करो। तब भले ही तुम एक बेकार जानवर हो, मैं तुम्हें प्यार दूंगी। यही सोचते हुए वो अपने ख्याल में घूमता उसे इतना खामोश देखकर इलियाना बोलती है, मैग। तभी वो बुदबुदाते हुए कहता है, हाँ हाँ लेडी लियाना। फिर वो उसके चेहरे को टच करता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर वो फ्लिंच होकर कहती है, रुको। फिर वो उसे पीछे धक्का देकर कहती है, मुझसे दूर रहो। फिर वो अपने मन में सोचती है, क्या अचानक ये क्या हुआ? तभी मैग उसे कहता है, लेडी लियाना प्लीज मुझे छोड़ना मत। मैं और ज्यादा जानवर जैसा बर्ताव करूंगा। ये बोलते हुए वो उसके पैरों को चूमने लग जाता है। उसे ऐसा देखकर इलियाना अपने मन में सोचती है, ओ क्या ऐसा हो सकता है? क्या इलियाना की ब्रेन वॉशिंग की वजह से? इलियाना ग्लेन की ब्रेन वॉशिंग, वो लगभग 3 साल से मैग का ब्रेन वॉश कर रही है, इसलिए उसने जरूर कई तरह के तरीके अपनाए होंगे। और मैग वो तो उसका पैर चुम रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तभी वो चिल्लाकर उसे कहती है, मैग रुको प्लीज रुको। ये सुनते ही वो पीछे हो जाता है और उसे घुटनों पर अपना सर रखकर कहता है, लेडी लियाना। तभी लियाना उसे अपना पैर दूर कर लेती है। उसका चेहरा तो पूरा लाल हो जाता है। मैग खड़े होते हुए उसे कहता है, क्या मुझे एक जानवर के तौर पर अयोग्य ठहराया गया है? ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहती है, मैग। और मैग वो उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बीस्ट हूँ लेडी लियाना। लेडी लियाना मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड लगना पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। मुझे इस अकेलेपन से बहुत डर लगता है। मैं क्या करूं? और वो तो कांपते हुए रोने लगता है। उसे ऐसा देखकर इलियाना सोचती है, इसके बारे में सोचे तो मैग्नेस को इस कॉलेज में अकेला ही रहना पड़ा है। जब तक मैं उसे मिलने नहीं आई तब तक वो पूरे दिन किसी से बात नहीं कर पाता। और सोचे तो मैं इस नॉवल को पढ़ते हुए एक्साइटमेंट में चिल्लाया करती थी, इसके लिए मुझे खुद से नफरत है। लेकिन अब तो मैंने वहां जाना भी बंद कर दिया है। तो तभी वो उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है। और उसे अपने गले से लगा लेती है। तब उसे थपथपाते हुए कहती है, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, इसलिए शांत हो जाओ। फिर वो आगे सोचती है, मुझे उसके दिमाग में पहले से ब्रेन वॉशिंग के लिए गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो इस सिचुएशन को लेकर भ्रमित क्यों महसूस कर रहा है। तभी वो मैग से कहती है, कोई बात नहीं, तुम भी मुझे गले लगा सकते हो। ये सुनकर वो कांपते हुए उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेडी लियाना। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मैग वो आगे कहता है, तुमने मुझे अपना प्यारा जानवर कहा था। ये सुनकर भी इलियाना सोचती है, इलियाना ग्लेन ने ऐसा कहा था, मैंने नहीं।
तभी वो उसे कहती है, मैग तुम जानवर नहीं हो। ये सुनते ही वो तुरंत उसे दूर कर कहता है, मैं एक जानवर हूँ, एक लौता जानवर जिसे तुमने नाम दिया है। उसे ऐसा देखकर वो निराश होकर कहती है, नहीं, तुम मेरी तरह एक इंसान हो मैग। ये सुनते ही वो एकदम चुप हो जाता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि नाइंसाफी है। 3 साल तक राय ने मैग्नस के दिमाग को बर्बाद कर दिया और उसकी याददाश्त को नुकसान पहुंचाया। मेरे सामने जो मैग्नस है उसे ठीक से याद नहीं है कि पकड़े जाने और यहाँ लाए जाने से पहले क्या हुआ था। शायद वो मैग के तौर पर ही अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसे मैग्नस के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी वो उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे कहती है, बाहर एक सर्वेंट हमारा खाना तैयार करने के लिए तैयार खड़ा है। और वो आगे सोचती है, मैं कितनी कामयाबी से उसकी ब्रेन वॉश को मिटा सकती हूँ। तब वो आगे मैग से कहती है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? फिर वो आगे सोचती है, ये मेरे फ्यूचर को तय करेगा। तभी मैग मुस्कुराते हुए उसे कहता है, तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? ये सुनकर वो कहती है, जब तक रात ना हो जाए। ये सुनते ही वो उसके पैरों में झुककर कहता है, थैंक यू। और तब फिर से उसके पैर को चूम लेता है। ये देखकर इलियाना सोचती है, ये जरूर शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है जो इलियाना ने उसे सिखाया था। तभी मैग उससे कहता है, आज मैं एक अच्छा लड़का बनकर रहूंगा और पक्का करूंगा कि आपको निराश ना करूं लेडी इलियाना। ये सुनकर वो अपना सर पकड़कर कहती है, यहाँ बैठो और इंतजार करो, मैं सर्वेंट से हमारा खाना तैयार करने के लिए कहती हूँ। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए सोचती है, आज सिर्फ मैग्नस के बर्ताव का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, बल्कि मेरी बॉडी जिस तरह प्रतिक्रिया दे रही है वो भी एक प्रॉब्लम है। मेरे दिल की बेतुकी धड़कन और मेरे हाथों का अचानक लाल पड़ जाना, ये ऐसी प्रतिक्रिया है जो मेरी उलझन वाली फीलिंग से बिल्कुल अलग है। तभी वो बाहर एक सर्वेंट से कहती है, मेरे लिए 2 पोर्शन ले आओ। ये सुनकर वो कहता है, जी माय लेडी। फिर वो आगे सोचती है, क्या इलियाना मैग्नस से प्यार करती थी? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करती थी। अक्सर उसे कई गए कामों को देखते हुए इस बॉडी में मौजूद उसकी फीलिंग्स मुझे उलझन में डाल रही है। और जब वो मैग को देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है। और मैग वो तो खाने के लिए घुटनों पर बैठा हुआ था। ये देखकर कंफ्यूज होकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तब मैग मुस्कुराते हुए उसे कहता है, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैं बैठ गया हूँ। ये सुनकर वो तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसे ऐसा देखकर मैग कंफ्यूज हो जाता है। इलियाना अपने मन में कहती है, यहाँ आसपास कुर्सियां हैं, फिर भी वो जमीन पर बैठ गया, और वो भी खाने के लिए। और मैग तो बिल्कुल एक डॉगी जैसा दिख रहा था। उसे देखकर वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारा खाना जमीन पर ही दिया है? ये सुनकर वो अपने मन में याद करता है, ये लो मेरे प्यारे जानवर, जिस तरह तुम मुझे खाना खिलाने की जिद करते हो, ये बहुत सुकून देने वाला होता है। तभी मैग उसे बोलता है, जब आप गुस्से में थी तब तुमने ऐसा किया था, क्या आज तुम गुस्से में हो? ये सुनकर वो तुरंत कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ। मैग जाकर कुर्सी पर बैठ जाओ। ये सुनकर वो कहता है, लेकिन। तब वो कहती है, मैंने जो पहले बातें कही थी उन्हें मत भूलना, तुम जानवर नहीं हो। ये सुनकर वो कहता है, हाँ लेडी लियाना। तभी बाहर से एक सर्वेंट आते हुए कहता है, आपका खाना रेडी है माय लेडी। फिर वो लोग उसे टेबल पर रख देते हैं, जिसे मैग काफी चिंतित होते हुए देख रहा था। तभी वो उसे कहता है, क्या तुम खाना खा के तुरंत चली जाओगी? तुम मुझे रात तक कब वैसे दिलासा दोगी जैसे पहले देती थी? उसे सुनकर वो अपने मन में सोचती है, मैं उसे जल्दी ही पैलेस वापस भेज दूंगी, या वो खुद ही भाग जाएगा, तो शायद एक दिन रुकने में कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार उसने खुद भी बहुत तकलीफें झेली है। ये सोचने के बाद वो उसे कहती है, मैं वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते में रात तक तुम्हारे साथ रुकूंगी। ये सुनकर वो कहता है, थैंक यू लेडी लियाना। अगले हफ्ते उसके बाद इलियाना को देखता है जो वहां से बाहर आ जाती है। फिर वो अपने मन में कहती है, नॉवल के हिसाब से मैग्नस एक हफ्ते बाद भागता है। मैंने उसे नॉवल में बताए गए समय से पहले ही सी किताबें दे दी है, और डिटॉक्स की प्रोसेस भी कुछ आगे बढ़ चुकी है। इसे संभावना है कि वो कम से कम 1 महीने में या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में भाग जाएगा। तब तक यही बेहतर होगा कि हम अलग रहें, सिवाय अगले हफ्ते के, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है एक बार जब वो भाग जाएगा तो मैं बाद में सैनिकों को हटा दूंगी और कॉटेज में आग लगा दूंगी। अगर मैग्नस और हीरोइन का साथ में होना लिखा है तो मैग्नस के भागने पर वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। मैग्नस के लिए मेरे प्लान्स लगभग तैयार है, अब टाइम आ गया है, धर्म में खो जाओ। तभी वो कैरेज के पास आ जाती है। कैरेजमैन से कहती है, टेम्पल चलो। ये सुनकर वो कहता है, हाँ माय लेडी। तो फिर कैसा लगा आपको इसका पार्ट 1? उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट और स्टोरी कैसी लगी।